नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के अंतर्गत हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम के अंतर्गत हिंदी में लिखे गए प्रकृतिवादी उपन्यासकारों के ऊपर। इससे पहले हमने भारतेंदु योगीन हिंदी उपन्यास पर चर्चा की, साथ में स्वच्छंदतावाद युग में लिखे जा रहे उपन्यासकारों पर बात की, जिसमें कि प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और वृंदावन लाल वर्मा पर हमने चर्चा कर ली है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास कौन कौन से लिखे गए हैं और कौन कौन से उपन्यासकार हैं। आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को तो एक दो सवाल यहाँ से प्राय पूछ लिए जाते हैं, और ये इसलिए पूछे जाते हैं कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों को थोड़ा सा चकमा देने के लिए या फिर आश्चर्यचकित करने के लिए भी यहाँ से सवाल उठा लिए जाते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि हमने तो इन उपन्यासकारों को पढ़ा था, लेकिन ये कैसे उपन्यासकार हैं आज समझ में आ गया कि ये प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि आखिरकार प्रकृतिवादी शब्द का अर्थ क्या है। अगर अंग्रेजी में हम देखें तो इसका सामान्य अर्थ है नेचुरलिज्म, जिसमें कि अगर हम और इसके अंदर जाएं इसके अर्थ को लेकर तो इसको कहा जाता है निम्न यथार्थवाद या फिर नग्न यथार्थवाद या फिर तथ्यवाद। कई इसके अर्थ लगाए जाते हैं। कारण यह है कि ये जो उपन्यास की प्रवृत्ति है ये विशुद्ध तरीके से हिंदी साहित्य की नहीं है, बल्कि इसको एक तरीके से यूरोप से ग्रहण किया गया है। तो इसलिए इसके अर्थ तक हमें पहुंचना पड़ रहा है। जब भी प्रकृतिवादी शब्द को देखें आप तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे उपन्यास जिनमें कि निम्न यथार्थवाद, नग्न यथार्थवाद या फिर तथ्यवाद जुड़ा हो, या फिर यथार्थवाद का विकसित रूप लेकिन विकृत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो प्रकृतिवादी उपन्यासकारों को हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा जगह नहीं मिली है, बहुत प्रसिद्धि नहीं मिली है, लेकिन हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सवाल यहाँ पर आते हैं तो हमें देखना जरूरी पड़ जाता है। प्रकृतिवादी उपन्यास लेखन में सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो नाम है एमिल जोला का, ठीक है, जिनकी रचना है ल रोमन एक्सपेरिमेंटल, जो कि सन 1880 ईस्वी में ये कृति आई हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि लगभग जो हमारी 20वीं शताब्दी है उसकी शुरुआती दौर में या फिर 19वीं शताब्दी के एकदम से अंत में ये रचना आती है, जिसका कि प्रभाव चलकर हिंदी साहित्य पर भी दिखाई पड़ता है। अब तक हम जो हिंदी साहित्य को देख रहे थे ये हिंदी साहित्य का जो उपन्यास है इसको आदर्शवादी उपन्यास के तौर पर देखा जा रहा था, यथार्थवादी उपन्यास के तौर पर देखा जा रहा था, या फिर प्रेमचंद ने आदर्शमुख यथार्थवाद की जो चर्चा की थी उन पैमानों में देखा जा रहा था। लेकिन प्रकृतिवादी लेखन के बाद जो एमिल जोला का एक तरीके से लेखन था उसका प्रभाव हिंदी उपन्यासकारों पर दिखाई पड़ता है। तो कौन कौन से उपन्यासकार हैं उनको भी हम एक नजर देख लेते हैं। देखा जाए तो इसमें नाम लिया जा सकता है चंडी प्रसाद हृदयेश, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सियाराम शरण गुप्त और राधिका रमण प्रसाद सिंह आदि का उल्लेख इस तरीके के रचनाकारों में लिया जा सकता है। हम आगे देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसे उपन्यासकारों का नाम लिया गया है जो कि छायावाद और स्वच्छंदतावाद से भी जुड़े हुए, लेकिन स्पेशली आप देखें कि प्रकृतिवादी उपन्यासकारों में किनका नाम आता है तो उसमें आप देख सकते हैं कि चतुरसेन शास्त्री, उग्र और ऋषभ चरण जैन को प्रकृतिवादी कहा जा सकता है। नाम तो हमने कईयों का लिया लेकिन मुख्य तौर पर चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन को प्रकृतिवादी उपन्यासकार के तौर पर देखा जाता है, और बाकी जितने भी उपन्यासकार हैं वो सब स्वच्छंदतावादी या फिर आदर्शवादी। तो मुख्य रूप से प्रकृतिवादी उपन्यासकारों के तौर पर इन्हीं तीनों का नाम आप ध्यान में रखिए, क्योंकि विकल्प में हो सकता है कि पूछ लिया जाए
कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी उपन्यासकार नहीं है, और विकल्प में इन तीनों का नाम दे दिया जाए और एक मान लीजिए किसी और का नाम दे दिया जाए, मान लीजिए प्रेमचंद का नाम दे दिया जाए, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि चतुर्सेन शास्त्री के आरंभिक उपन्यास प्रकृतिवादी उपन्यासों में प्रकृतिवादी विकृतियां मिलती हैं, पर उनकी कीर्ति का आधार वैशाली की नगर बधू, जिसका प्रथम संस्करण सन 1948 ईस्वी में आया था, जो ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें व्यक्ति स्वातंत्र की समस्या उठाई गई है। गणतंत्र के नियमानुसार अम्बपाली यानी कि आम्रपाली को नगर बधू बनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आप सभी को याद आने लगा होगा कि जस्ट इस लेक्चर के पहले हमने वृंदावन लाल वर्मा के बारे में चर्चा की थी, जिनको कि ऐतिहासिक उपन्यासकार के तौर पर हमने देखने का प्रयास किया था। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि हिंदी में एक और उपन्यास लेखन की दिशा चली थी, जिसका नाम था प्रकृतिवादी उपन्यास। प्रकृतिवादी उपन्यास का मैंने अर्थ बताया था कि निम्न यथार्थवाद, नग्न यथार्थवाद, यानी यथार्थवाद तो है लेकिन उसकी जो प्रस्तुति है वो एक तरीके से कुत्सित रूप में है, या फिर जिस तरीके से होनी चाहिए और उस तरीके से उपन्यासकारों ने नहीं किया, बल्कि उसमें ज्यादातर आप देखेंगे विभत्स रस को उजागर कर दिया गया है। चतुर्सेन शास्त्री ऐसे उपन्यासकारों में है, लेकिन अगर इनकी हम प्रसिद्धि के बारे में बात करें तो इनकी जो रचना है यानी उपन्यास है वैशाली की नगर वधू, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी वजह से चतुर्सेन शास्त्री को हिंदी उपन्यास जगत में जाना जाता है। और क्या उसकी विषय वस्तु रही है इसको भी आपने देख लिया। आगे बात करें तो आर्थिक दृष्टि से उससे अधिक संपन्न कौन होगा, यानी कि अम्बपाली या फिर वैशाली की नगर वधू के संदर्भ में बात कही जा रही है। युवा सामंत उसके अनुग्रह की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन इससे बड़ी समस्या है अपने जीवन में चुनने के अधिकार से वंचित होना। आज पूर्वी यूरोप की मुख्य समस्या यही है, और इसी कारण आप देखेंगे कि वहां पर प्रकृतिवादी उपन्यास ज्यादातर लिखे गए हैं, जो कि एकदम से नग्न यथार्थवाद को प्रस्तुत करने का वहां पर प्रयास किया गया है। अम्बपाली की विद्रोहाग्नि में वैशाली गणतंत्र जलकर राख हो गया। मौलिक अधिकारों से वंचित व्यक्ति हो या समाज, उसे विद्रोह के रास्ते जाना ही होगा। तो यहां पर देखिए आम्रपाली के बहाने जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं उन्होंने कहीं न कहीं गणतंत्र, लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों की भी चर्चा की है। आगे देखते हैं कि पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन समग्रतः प्रकृतिवादी हैं। अगर इन तीनों में भी देखा जाए तो चतुर्सेन शास्त्री को बच्चन सिंह ऐतिहासिक उपन्यासकार के तौर पर भी देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन को मूल रूप से प्रकृतिवादी उपन्यासकार के तौर पर देख रहे हैं। और लिख रहे हैं यहाँ पर कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के चंद हसीनों के खतूत, जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ, दिल्ली का दलाल ये भी 1927 में प्रकाशित हुआ, जीजी 1937 में, शराबी 1930 में, फागुन के दिन 4 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इन सभी उपन्यासों में जगह जगह आप देखेंगे कि जुगुप्सा भाव दिखाई पड़ता है, जो कि विभत्स रस का एक स्थायी भाव है। इसमें यौन विकृतियों का नग्न और वासनोत्तेजक वर्णन दिखाई देता है। इसीलिए पांडे बेचन शर्मा उग्र का मूल्यांकन करते हुए बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा था। और आप परीक्षा में देखेंगे कि शब्द पूछा जा चुका है, आपको याद भी आ गया होगा कि हाँ हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व कर रहे थे तो घासलेटी साहित्य के बारे में बातचीत हो रही थी कि किसके साहित्य को कहा जाता है। तो कारण यही है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपने जो भी उपन्यासों को लिखा है और उसमें ज्यादातर यौन विकृतियों का एकदम से नग्न वर्णन किया गया है। जैसे आप देखेंगे भोजपुरी गानों को भी तो उसमें कुछ इसी तरीके की विकृतियों का वर्णन होता है यथार्थवाद उसमें भी, लेकिन एकदम से नग्न यथार्थवाद के तौर पर वो सभी गाने बने हुए हैं। ठीक है, और देखने के लिए तो आप गाने देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी, हम आपके हैं कौन, और उसमें भी तमाम जो हमारे सामाजिक संबंध है उनको आधार बनाते हुए गाने लिखे गए थे। समधन को लेकर गाने लिखे गए, देवर भाभी को लेकर गाने लिखे गए। ठीक है, तो लेकिन वो ऐसे गाने जिनको कि आप
परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, लेकिन आप भोजपुरी के गानों को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसमें ज्यादातर यौन विकृतियों का एकदम से नग्न वर्णन और वासनोत्तेजक वर्णन दिखाई पड़ता है। अब ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं कि स्त्री के प्रति उग्र के विचार भी प्रतिक्रियावादी हैं और जुगुप्सापूर्ण है। उनका एक कथन है, उत्तमतम उत्तमतम नारी के लिए मानव समाज में व्यभिचारी पुरुष की अंकशायनी बनने के सिवा कोई गति नहीं। ये देखिए किस तरीके से पांडे बेसन शर्मा उग्र ने स्त्री के चित्रण को किया है, जिसमें कि प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण ही दिखाई पड़ता है। और न सिर्फ प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है बल्कि इसमें जुगुप्सा का भी भाव है, विभत्स का भी भाव है। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण हो रहा हो, उसी तरीके का ये कोटेशन भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि उत्तम नारी के लिए मानव समाज में व्यभिचारी पुरुष के अंकशायनी बनने के सिवाय कोई गति नहीं है। ऋषभ चरण जैन की स्थिति उग्र से भिन्न नहीं है, यानी कि इनके भी उपन्यासों में आप देखेंगे तो कुछ वैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं। इस तरीके से हिंदी उपन्यास की मुख्य धारा में ऐसे उपन्यास स्वीकृत नहीं हुए। आप देखा जाए तो जैसे लोकप्रिय साहित्य को हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं रखते हैं, ठीक है, जो पॉपुलर साहित्य है और उसको अलग से ही लोग पढ़ते हैं और किसी भी पाठ्यक्रम में उस साहित्य को नहीं पढ़ाया जाता है, वही कुछ स्थिति रही प्रकृतिवादी उपन्यासों की और उनके उपन्यासकारों की। हालांकि हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो एक दो सवाल आ जाते हैं कि कौन प्रकृतिवादी उपन्यास है और कौन उसके उपन्यासकार है। तो ये छोटा सा वीडियो लेक्चर था, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार प्रकृतिवादी उपन्यास क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसको सबसे पहले किसने लिखा था, ठीक है, और कौन सी रचना थी। प्रकृतिवादी उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है, खासतौर से प्रकृतिवादी का, और हिंदी में उसका प्रभाव किन किन रचनाकारों के ऊपर पड़ा, उपन्यासकारों के ऊपर पड़ा, और क्या ये प्रकृतिवादी उपन्यास ज्यादा दिनों तक लिखे गए या फिर इनका दायरा बहुत ही सीमित है। बहुत ज्यादा दिनों तक ऐसे उपन्यास नहीं लिखे जा सके जिस तरीके से सामाजिक राजनीतिक उपन्यास लिखे गए हैं। और स्वतंत्रता के बाद जो भी स्थितियां रही उनको ध्यान में रखकर जितने भी चर्चित उपन्यास आए उतने प्रकृतिवादी उपन्यास नहीं लिखे गए। तो जितना इसका सीमित दायरा है उतने ही सीमित दायरे से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार इंटरव्यू इत्यादि में भी पूछ लिए जाते हैं कि प्रकृतिवादी उपन्यास से आप क्या समझते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी समय निकालकर पूरे वीडियो लेक्चर को देखे होंगे वो आराम से बता देंगे कि प्रकृतिवादी उपन्यास क्या है और इसके इसका उदय कहाँ से हुआ, कौन इसके लेखक रहे और हिंदी में कौन कौन से उपन्यासकार रहे। तो उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होंगी। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। धीरे धीरे हम बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी उपन्यासों को कवर कर रहे हैं और जल्दी ही 2-3 वीडियो लेक्चर में पूरा उपन्यास कवर हो जाएगा और आप देखेंगे कि एक सॉलिड पृष्ठभूमि उपन्यास को लेकर आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। तो आप सभी कमेंट्स करिए, मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।